ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। उसमें क्या है कि एक बस में हमारे पास क्या है कि कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो वो सडनली कोई ब्रेक लगा रही है। तो उसमें जो पैसेंजर होंगे वो उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक छोटा सा जर्क लगेगा, तो उस जर्क का रीजन क्या है वो पूछा हुआ है। तो आपको अगर याद हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, तो उसी मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में वो रहना चाहेगा फॉर एवर। ठीक है, अगर उस पर आप कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं हो कोई भी। ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर आप ब्रेक लगाओगे तो जो उसके बीच में जैसे ये बस है, बस के बीच में जो पैसेंजर थे वो क्या होंगे, वो भी स्टेट ऑफ मोशन में होंगे। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो उसका वो जो स्टेट था वो डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से क्या होगा कि वो क्या करेगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ब्रेक आप पीछे वाली साइड को, ब्रेक क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करेगी। बट जो हमारे पास पैसेंजर होंगे वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो आगे की तरफ ही चलते रहें, इसलिए उसको आगे की तरफ जो है वो एक झटका लगेगा। तो ये जो है एक्सप्लेन किया जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, याद रखना। ये सब चीजें आपको मैंने मोशन चैप्टर में पढ़ाई है। उसके बाद 39th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक बुक है, ठीक है, उसको क्या किया हुआ है, आपने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मान लो ये टेबल है और ये आपके पास बुक है। तो इस इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन, तो अब ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ का रहेगा वो हमारे पास अगर फोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, अब आपको याद हो तो ये जो फोर्स ऑफ एक्शन होगी कि ये क्या किसकी वजह से होगी, वेट ऑफ बुक की वजह से होगी। ठीक है, तो ये जो वेट है ये टेबल के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो यही चीज है फोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको बताना है फोर्स ऑफ रिएक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी। अब देखो, ये अगर फोर्स ऑफ एक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज होगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ रिएक्शन कौन चीज लगाएगी, ये जो टेबल है, टेबल लगाएगा ऑन बुक। ठीक है, कि जैसे बुक है, बुक हमारे पास किसके ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल के ऊपर। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो बुक अगर टेबल के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है तो टेबल क्या करेगा, वो भी बुक के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वही है इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमारे पास दिया हुआ है, उसकी फोर्स दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो क्या स्पीड से या क्या एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। अब आपको अगर याद हो तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स हमारे पास दिया हुआ है, मास हमारे पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आप इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है हमारे पास 1 न्यूटन, मास कितना है 1 kg। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन हमारे पास कैसे बनता है, फोर्स इक्वल्स टू ma। मास जो इसमें कंसीडर करते हैं वो केजी ही कंसीडर करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। तो केजी ही हम यूज करके न्यूटन बना रहे हैं, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे। तो 1/1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास एक्चुअली क्या दे देगा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखना ये केजी मैंने कैसे कैंसिल किया, न्यूटन की जगह पे मैं ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि न्यूटन जो है वो केजी में ही होता है। केजी केजी वहां से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक शिप है, ठीक है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्रेश वाटर से कहाँ को, सी वाटर की तरफ। तो सी वाटर की तरफ मूव करने पे शिप के साथ क्या होगा वो देखेंगे हम, वो समझेंगे। ठीक है, तो सी वाटर आपको अगर पता हो, समुद्र का पानी नमकीन होता है। ठीक है, नमकीन होता है मतलब उसमें सॉल्ट होता है, और फ्रेश वाटर में हमारे पास उतने सॉल्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर है उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो कम होगी एज कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी जो होती है हमारे पास ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी भी फ्रेश वाटर में डालेंगे और सेम ऑब्जेक्ट अगर हम सी वाटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर में उस ऑब्जेक्ट को अपोजिशन मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बॉयंसी बोलते हैं, वो कम होगा एज कंपेयर टू जो सॉल्ट वाटर में बॉयंसी मिलेगी। तो जब इसमें ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जिसमें कम फोर्स लग रही थी पहले नीचे से, वही ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे डालोगे तो उसमें अब क्या होगा कि ज्यादा उसको लिफ्ट करेगा नीचे से कोई चीज। तो उससे क्या होगा कि वो चीज जहाँ पे जिस लेवल पे थी पहले, मान लो यहाँ पे थी, तो अब वो क्या होगा उससे ऊपर वाले लेवल पे चली जाएगी। तो मतलब क्या होगा उसमें राइज हो जाएगा, ए लिटिल राइज। ठीक है,
तो वही इसका आंसर है कि जब भी आप एक किश्ती को फ्रेश वाटर से सी वाटर में डालोगे तो ड्यू टू द डेंसिटी वेरिएशन हमारे पास क्या होगा, वो किश्ती क्या करेगी, वो शिप क्या करेगी, वो एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा राइज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कुछ बॉल बेरिंग्स हैं। ठीक है, वो जब भी हम बाईसाइकिल में या कार में यूज करते हैं तो उसका एम क्या रहता है, वो क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एम है वो बेसिकली फ्रिक्शन के ऊपर हमारे पास इसका बहुत सारा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो बॉल बेरिंग्स क्या है एक्चुअली कि इस तरह से कुछ बॉल्स होती। ठीक है, तो ये बॉल्स क्या करती हैं कि जैसे जो भी हमारे पास एक्सेल है और व्हील है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगा होता है ये बॉल बेरिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो एक्सेल और व्हील है इसका अगर हम बॉल बेरिंग नहीं लगाते तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा एरिया जो कांटेक्ट में आ जाता, वो पूरा एरिया कांटेक्ट में आ जाता। ठीक है, सर्कुलर जितना एरिया था, तो उसकी वजह से क्या होता कि फ्रिक्शन इतनी हाई हो जाती कि जो हमारे पास जो रोटेशन मिलनी थी व्हील को, ठीक है, जो रेवोल्यूशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाती। उसमें क्या हो जाता, बहुत सारा लैग हो जाता, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास लॉस हो जाता एनर्जी का। ठीक है, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए बॉल बेरिंग्स लगाए जाते हैं। बॉल बेरिंग क्या करता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कॉन्टैक्ट करता है सरफेसिस के साथ। तो जैसे ही आपका कंटेक्टिंग एरिया जो होगा दो सरफेसिस के बीच में, ठीक है, दो सरफेसिस के बीच में जब कंटेक्टिंग एरिया एक पॉइंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि मिनिमम लॉस होगा एनर्जी का। ठीक है, मिनिमम लॉस, और उसी वजह से फ्रिक्शन जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से है तो क्या होगा कि इफेक्टिव एरिया जो कॉन्टैक्ट का है बिटवीन व्हील एंड द एक्सेल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो इफेक्टिव एरिया मतलब ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, एक्सेल और व्हील का क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है कि सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, क्या होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नन ऑफ द। तो इसको देखें, आपको अगर याद हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो आपको मैंने बताया था क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। बट यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखे हुए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो 5 है। ठीक है, यूनिट्स में कुछ नहीं लिख रहा है इसके अभी। ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो अब इसमें जो चेंज होगी, चेंज को देखना है हमें। मान लो कि अब वो थोड़ी पोजीशन डाउन उसने की है अपनी, ठीक है, वो नीचे की तरफ आया ऑब्जेक्ट, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मान लो 3 होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 होगी। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज हुई, 2। काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज हुई, 2 यूनिट्स की। अब दोनों में फर्क क्या देखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं ना तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर इन दोनों का मैं सम करूंगा तो वो हमेशा क्या देगा मुझे, 0 देगा। ठीक है, अब कभी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट वो कभी भी 0 नहीं होगी। बट जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को अगर सम करोगे तो वो हमेशा आपको एक 0 वैल्यू देगा। ठीक है, ये याद रखना। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि अगर इफ वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। आप देखो कि वेलोसिटी जो है एक बॉडी की अगर वो ट्वाइस कर दूं मैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी v थी और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 2v। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसमें होता है इक्वल टू 1/2 mv²। अब क्योंकि बॉडी सेम है तो उसका मास जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो हम इस तो तीनों चीजों को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हाफ को और m को इग्नोर कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं सीधे सीधे लिखूंगा इज प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है, तो अब जब मेरे पास वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, v²। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास वेलोसिटी 2v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 2v²। ओके, तो ये चीज आ जाएगी 4v²। तो ये क्या है हमारे पास, v²। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो कितना चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पहले थी v², अब हो गई 4v²। तो मतलब कितनी इंक्रीज हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो वही तो ऑप्शन में लिखना है हमें। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बिकम्स 0 इफ। अगर आपको वर्क डन की डेफिनेशन याद हो तो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके साथ एक कंपोनेंट था, आपको याद हो तो कॉस थीटा कंपोनेंट। आप इसको रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर में मैंने दिया हुआ है ये सब। तो उसके बाद अगर इसमें जो ये थीटा है, अब सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि थीटा जो है वो किसका है, कॉस का।
कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कब जीरो होता है हमारे पास? कॉस थीटा जीरो होता है अगर आपको साइन वेव कॉस वेव याद हो, सॉरी, तो जीरो पे हमारे पास 1 होता है और 90 पे आपके पास क्या होता है? जीरो। तो कॉस थीटा अगर हमारे पास 90 होगा तो हमारे पास क्या होगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मतलब वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस वर्क डन जीरो। ओके, अगर यहाँ पे हम बाकी दो ऑप्शंस भी कंसीडर करें बी और सी, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो मतलब वर्क डन कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड में जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे पास एक राइट ऑप्शन होगा। और उसके बाद सी ऑप्शन देखें, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। अगर कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है तब भी तो हमारे पास वर्क डन जीरो होगा। तो मतलब इसमें ए, बी और सी तीनों के तीनों हमारे पास ऑप्शन जो है वो राइट है, और इसीलिए हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू परफॉर्म 440 जूल ऑफ वर्क एट ए रेट ऑफ 11 वॉट। ओके, तो आपको क्या करना है कि टाइम निकालना है कि अगर 440 जूल का काम करना है आपको, और रेट ऑफ वर्क मतलब पावर, पावर इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वो जो रेट ऑफ वर्क है वो कितना है? 11 वॉट। ओके, तो हमारे पास आपको निकालना है टाइम। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टाइम इज व्हाट? पावर, वर्क डन पर यूनिट पावर। तो वर्क डन कितना है? 440 जूल, और पावर कितना है? 11 वॉट। ओके, अगर आपको याद हो तो वॉट के यूनिट्स अगर आप देखना चाहो तो वॉट क्या होता है? वर्क डन इज व्हाट? जूल पर सेकंड। तो वॉट हमारे पास क्या होता है? जूल पर सेकंड ही होता है। ठीक है, तो वॉट की जगह पे मैं जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 11 यहाँ पे आ जाएगा 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40 सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा ना, तो 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 40 सेकंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मैच द कॉलम। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर आपके पास क्या काम करती है? अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये काम करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेल है, इलेक्ट्रिक वेल है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और बेल का काम क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल वेल क्या करेगा? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आपको लाइट दे देगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन मैच हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो गया कि फोटो मतलब कि हमारे पास लाइट। ठीक है, तो लाइट को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या करेगा? आपको हीट एनर्जी देगा और उससे आप क्या करोगे? मैकेनिकल सेल एनर्जी कन्वर्ट करोगे उसको। ठीक है, तो हीट टू मैकेनिकल सेल एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फोर्स और डिस्टेंस जो ग्राफ है इसका जो शेडेड एरिया है उसको आप कंसीडर करो, तो वो क्या बता देगा हमें? वर्क डन बता देगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है, ठीक है, 100 वॉट की, और उसको यूज किया जा रहा है 10 आवर पर डे के हिसाब से। तो आपको बताना है कितने यूनिट ऑफ एनर्जी आपको कंज्यूम हुई है एक दिन में। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको एक दिन में देखना। ठीक है, तो सबसे पहले 100 वॉट का है, ठीक है, और 10 और पर डे यूज हो रहा है, तो आपको पर डे का ही निकालना है। अगर आपको 2 दिन का पूछा होता तो आप उसके और को मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ, तो 20 आवर हम लिख देते, बट हमें एक ही दिन का पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 100 वॉट का आपको यूनिट्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स हमारे पास मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? किलो वॉट आवर। तो आपको जो किलो वॉट आवर बताना है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट। आपको यहाँ पे देखो अगर, तो वाट किसके यूनिट? पावर के। तो पावर हमारे पास कितनी? 100 वॉट। तो 100 वॉट इंटू और कितने हैं? 10 और 10 आवर। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि आपको किलो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। किलो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 किलो वॉट इंटू 10 और अपॉन 1000। देखो इस 1000 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? किलो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको अब मैं कैंसिल करूं तो यहाँ से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 किलो वॉट आवर।
और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 यूनिट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे अभी हम। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास जो पावर की मेन सप्लाई होती है, ठीक है, इंडिया में, वो रहती है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के साथ। और ऑन द अदर हैंड अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे 110 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन सा सही है। तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रहती है हमारे पास, वो रहती है हमारे पास 50 हर्ट्ज की। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहली चीज कि जो 110 वॉट वोल्ट की पावर होगी या 220 वोल्ट की पावर होगी, इन दोनों में से सबसे चीपर कौन सी होगी, सबसे सेफर कौन सी होगी? सबसे सेफर होगी हमारे पास जिसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतनी ज्यादा सेफ जो हमारे पास सप्लाई होगी वो। तो मतलब 110 जो है वो सेफर सप्लाई है। ठीक है, तो दो ऑप्शन जो है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे। तो पहला जो है जिसमें लिखा हुआ है मोर एक्सपेंसिव, दूसरे में लिखा हुआ है चीपर। ठीक है, अब देखना है चीप और एक्सपेंसिव कैसे होती है इलेक्ट्रिक। जब आपके पास जितना कम वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे सप्लाई में, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको अप्लायंसेस यूज करने हैं, ठीक है, जो आपको अप्लायंसेस यूज कर लें, मान लो उसको आपको करंट चाहिए आई। ठीक है, तो वो आई करंट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो होगी हमारे पास वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लायंस की, या फिर अप्लायंस के नियर बाय आपको रेजिस्टर लगा के उसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा ताकि उसको जो रिक्वायर्ड करंट है वो मिल सके। ऑन द अदर हैंड आपके पास जब 220 वोल्ट होगा तो आपके पास जो करंट आई रिक्वायर्ड होगी, अगर उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा भी होगी अप्लायंस की, तब भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड करंट है आई, जो कि एम्पियर में हम मेजर करते हैं, वो हम उसको दे पाएंगे। तो इससे मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट किस चीज में डालना पड़ रहा है, जब आपके पास लो वोल्टेज की पावर सप्लाई होगी तो उसमें आपको रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी अप्लायंसेस की। ठीक है, तो उसमें वो चीज क्या हो जाएगी, वो हमारे पास एक एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, राइट, कि एक तो वो सेफर है 110 वोल्ट और दूसरा वो एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 51st क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो कंडक्टर है, मान लो एक यहाँ पे ए है और एक बी है, और इसमें हमारे पास क्या है कि इक्वल लेंथ है दोनों की, एल इक्वल है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एक का अगर ए है तो दूसरे का ट्वाइस ए है, या फिर एक का अगर एक्स है तो दूसरे का ट्वाइस एक्स है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें यही सब दिया हुआ है। अब आपको बात करनी है कि इसमें से कि करंट जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि करंट किस तरह की पास करेगी, सेम होगी या स्ट्रांग होगी या फिर लेस स्ट्रांग होगी। और उसके साथ साथ हीटिंग का भी पूछा हुआ है दो ऑप्शन में, तो हीटिंग किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, थिनर सेक्शन की होगी या थिकर की होगी। ये वाला, ये जो है हमारे पास थिनर है और बी जो है वो थिकर है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि आर जो होता है रेजिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एक्स है। और उसके साथ जो करंट होती है, क्योंकि करंट हमारे पास क्या है, ये एक सीरीज में कनेक्टेड है सब कुछ, तो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा हमारे पास, करंट विल बी सेम। ठीक है, तो करंट हमारे पास सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर करंट, ये सब, ये वाले ऑप्शन हम अवॉइड कर देंगे। अब सी और डी के बीच में हमें देखना है, तो यहाँ पे हीट का भी हमें देखना पड़ेगा, तो हीट किसमें ज्यादा होगी। एक चीज याद रखना, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी डिवाइस की, उतनी ज्यादा उसकी उसमें से हीट निकलेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, हीट निकलेगी, क्योंकि आपने हीटिंग लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या था, H इक्वल्स टू आई स्क्र आर। ठीक है, आई तो दोनों में कांस्टेंट है, बट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो वेरी कर रही है दोनों में। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ए के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, तो हमारे पास बी के केस में रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रो एल अपॉन ट्वाइस एक्स। तो रेजिस्टेंस थिकर वाले में कम है, तो मतलब क्या हुआ कि जो थिकर वाला है उसमें हमारे पास हीट भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, कितनी कम है, हाफ है, किसके कंपैरिजन में, थिनर वाली सेक्शन के कंपैरिजन में। हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन थिनर वन। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि हमारे पास कुछ लाइट के सोर्सेज हैं, ठीक है, और उसका जो हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, पावर कंजप्शन के हिसाब से हमारे पास सीक्वेंस उसका बनाया हुआ है। आपको बताना है कि राइट सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि जो एलईडी होती है ना हमारे पास, उसमें सबसे कम पावर कंजप्शन होती है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए हमारे पास आज के टाइम पे हम बल्ब को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, इनकैंडिसेंट बल्ब जो होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बल्ब हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब, वो हम अवॉइड कर रहे हैं।
और उनकी जगह पे एलईडीज को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलईडी जो होती है वो कम वाट की होती है, ठीक है, तो उससे पावर कंजप्शन कम होगा, हमारे पास यूनिट कम कंज्यूम होंगे, उससे हमारे पास प्राइस जो होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो बढ़ेगा वो कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसी सीक्वेंस में अगर बात करें तो सीएफएल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सीएफएल ट्यूब में हमारे पास क्या रहता है, ये भी बल्ब की तरह ही है, इसका जो कंजप्शन है वो ज्यादा है और इसकी ब्राइटनेस अगर बात करोगे ना तो अभी कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एलईडीज के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंजप्शन ज्यादा करती हैं वो है फ्लोरोसेंट लाइट, ओके। और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है वो है कि जो हम बल्ब यूज करते हैं घर पे, तो इसमें हमारे पास टंगस्टन का मेटल जो होता है वो यूज होता है और इसमें आर्गन की गैस भी होती है बीच में, तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। और फ्लोरोसेंट में हमारे पास क्या होता है, ये भी एक ट्यूबलाइट होती है और इसकी कंजप्शन जो है वो इन बिटवीन है इसके, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस हमारे पास देखने को मिलता है। और जो एलईडीज की मोस्टली जो हमारे पास पावर कंजप्शन होती है वो होती है लगभग 11 वाट तक हमारे पास देखने को मिलती है, और जो हमारे पास खुद जो हम बल्ब यूज करते हैं उसका 60 वाट का होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ इसका सीक्वेंस बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि 2 पीसेस ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग इक्वल लेंथ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल लेंथ और इक्वल वॉल्यूम है, उसको हमने एयर में रखा हुआ है और उन दोनों की डिफरेंट रेजिस्टेंस है। फिर भी देखो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक रो के ऊपर डिपेंड करता है, एल अपॉन ए के ऊपर। अब देखो अगर लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों में, तो उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम भी सेम है, तो वॉल्यूम इज व्हाट, लेंथ का क्यूब, ठीक है, लेंथ का क्यूब। या अगर आप एक वायर की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा, एल और डी या आर कंसीडर कर लोगे यहाँ पे। तो एल तो आपको सेम दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, एल हमारे पास दोनों का सेम है। तो दूसरी चीज बची क्या, जब आप वॉल्यूम निकाल रहे होंगे तो उसमें आपको डी और एल दोनों चाहिए। तो अगर वॉल्यूम सेम है मतलब कि उसके जो पैरामीटर्स लेंथ और डी हैं जो वो भी सेम होंगे, तो इन दोनों केस में आपके पास डी भी सेम होगा, एल भी सेम होगा। तो आप एरिया जब कैलकुलेट करोगे दोनों का तो एरिया भी सेम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वजह से अब एक ही चीज बची है यहाँ पे, रेजिस्टेंस किस तरह से दोनों की डिफरेंट हो सकती है, वो चीज है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, वो किसकी वजह से वेरी कर सकती है, वो हमारे पास वेरी कर सकती है मटेरियल की वजह से, कि हो सकता है कि वो जो दोनों मटेरियल हम कंसीडर कर रहे हैं वो अलग है, तो उसी की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। टेम्परेचर के साथ भी हमारे पास रेजिस्टेंस वेरी करती है, ठीक है। वो किस तरह से वेरी करती है, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो मेटल के केस में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो भी बढ़ेगी। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। इसको सिंपल वे से याद रखना कि यूजली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। बट जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंसुलेटर की यूजली हमारे पास जो मतलब रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस इंसुलेटर की बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। अब इसका फिनोमिना क्या है वो समझने की इतनी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बट इतना सा याद कर लेना। सो आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे इसमें से। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस।